नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? क्या यूपी की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या यूपी में राजनीतिक पावर सेंटर मुख्यमंत्री आवास से शिफ्ट होकर बगल वाले आवास में ताला लग गया है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राजधानी लखनऊ में बीती शाम कुछ ऐसा हो गया जो पिछले 9 सालों में कभी नहीं हुआ। दरअसल लखनऊ में भाजपा कोर कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें तमाम भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा। लेकिन इस बार इस बैठक से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही कि ये बैठक कहां, किसके घर में हुई और इस बैठक में कौन पहुंचा और कौन नहीं पहुंच पाया। तो आखिर इस बैठक को लेकर क्या माहौल गरमाया हुआ है और इसके क्या मायने निकल रहे हैं, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जो हलचल देखने को मिल रही है वह सामान्य नहीं मानी जा रही है। आमतौर पर कहा जाता है कि डिप्टी सीएम का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता और इसका काम मुख्य रूप से मुख्यमंत्री का सहयोग करना होता है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। राज्य के दोनों धुरंधर डिप्टी सीएम जिस तरह से अपने अलग अलग मुद्दों पर अपनी लाइन खींचते नजर आ रहे हैं, उसने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। कभी वे मुख्यमंत्री के फैसले से अलग राय रखते दिखते हैं तो कभी अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाते नजर आते हैं। इसी बीच रविवार को राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई जिसने इन चर्चाओं को और हवा दे दी। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक इस बार मुख्यमंत्री आवास या पार्टी कार्यालय में नहीं बल्कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर आयोजित की गई। यह वही समय था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे में थे और लखनऊ में मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नोएडा जाने के बाद यह बैठक बुलाई गई और जब तक वे वापस लौटते तब तक ये बैठक पूरी हो चुकी थी। यह बात इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि अब तक की परंपरा यही रही है कि ऐसे महत्वपूर्ण बैठकें या तो मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर होगी या फिर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की जाएगी। लेकिन इस बार यह पूरी परंपरा बदलती नजर आ रही। वहीं बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में पार्टी के संगठन से जुड़े कई अहम फैसले पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक नए प्रदेश टीम के गठन और विभिन्न मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर मंथन किया गया। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई कि वे प्रदेश टीम के लिए एक पैनल तैयार करें। इस पैनल को बाद में कोर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा और फिर उस पर चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जिन मोर्चे के अध्यक्ष बदले जाने हैं उसमें युवा मोर्चा और महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल है। जिन नेताओं को इन पदों से हटाया जाएगा उन्हें पार्टी की प्रदेश टीम में समायोजित किए जाने की भी योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पूरी टीम की गठन 15 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। इस बैठक की सबसे बड़ी खास बात यह रही है कि यह बैठक किसी डिप्टी सीएम के आवास पर आयोजित की गई थी। योगी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल में यह पहली बार हुआ कि कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास से हटकर किसी और जगह हुई और वो भी एक डिप्टी सीएम के घर पर। इससे पहले कभी भी ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया था। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर कभी इस तरह की कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई थी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रेय होस बोले और कृष्ण गोपाल समेत कई नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर भोजन जरूर किया था, लेकिन वह एक औपचारिक बैठक नहीं थी। रविवार को हुई इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए। लेकिन जिस एक नाम की गैर मौजूदगी ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए वह था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बैठक खत्म होने के बाद ब्रजेश पाठक ने सोशल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा की और इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने लिखा कि उनके आवास पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात हुई, जिसमें प्रदेश के विकास, जन कल्याण और संगठन से जुड़े मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा की गई। लेकिन सियासी जानकार इस बयान को लेकर एक औपचारिक सफाई के तौर पर देख रहे हैं। वहीं बैठक खत्म होने के बाद ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बैठक को लेकर क्या कुछ बताया, सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के आज़ादी के बाद सर्वाधिक दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रह करके अपनी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले पहले प्रधानमंत्री जी के रूप में स्थापित हो चुके हैं। ऐसे अवसर पर मैं पूरे भारतवर्ष की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं वर्ष 2014 से लेकर अब तक पूरे देश के पैमाने पर 25 करोड़ से अधिक गरीबी की रेखा से ऊपर उठा करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में अपनी पैठ बनाने का काम किया है। 25 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। उनके जीवन जीने लायक जो सहूलियतें थीं उनको उपलब्ध कराने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं ने किया है। चाहे हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलना हो, सबको शुद्ध पेयजल हो, सबको मकान के साथ साथ उनके घरों में बिजली का कनेक्शन हो, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन हो, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की गारंटी हो, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, जो हमारे पटरी दुकानदार भाई हैं उनके लिए पीएम स्वनिधि हो। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उनके दिलों में पैठ बनाने में कामयाबी हासिल की है। दुनिया के पैमाने पर भी भारत ने बड़ी तेजी के साथ प्रगति की है। चाहे कृषि विज्ञान हो, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, हर क्षेत्र में भारतवर्ष की जो विजय पताका है वो पूरी दुनिया देख रही है। आप देखते हैं डिफेंस सेक्टर में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाने का काम किया है। भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इसके अलावा भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हो रहा है। आज हमारी सड़कें, रेल यातायात, हवाई यातायात सहित चारों तरफ मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक आमूल-चूल परिवर्तन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम आर्थिक मोर्चे पर 11वें नंबर से निकल करके वर्ष 2014 में हम 11वें नंबर पर थे, आज हम 4थे नंबर पर आ गए हैं और दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं शीघ्र हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे। मैं ऐसे अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की, देश की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद देकर के इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करके कामयाबी हासिल करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसके अलावा सरकार चलाने का तो इतना बड़ा अनुभव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास है ही। इसके अलावा हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश के पैमाने पर हर बूथ से लेकर के जिले से लेकर प्रदेश तक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, आज आपके आवास पर एक बड़ी बैठक आयोजित की। देखिए, संगठनात्मक बैठकें होती रहती हैं। आज उसी अनुक्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी के साथ एक बैठक हुई है और ये संगठनात्मक प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मैं कई बार कह चुका हूं कि 2047 तक सत्ता में आने का जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं वो सपना देखना बंद कर दें। 2027 में हम लोग 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करके सैफई भिजवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड विजय प्राप्त करेगी, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव। सर, आज बैठक रही है यहाँ पर, आप भी शामिल हुए हैं सर। बैठक को सपा को सफा करने की बैठक है, 27 में तीसरी बार सरकार बनाने की बैठक है। सर, आज महिलाओं को सम्मान देने का कार्यक्रम हुआ है सपा में। ये हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाएं अच्छी तरीके से जानती हैं कि समाजवादी पार्टी सम्मान देने का काम नहीं कर सकती। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर कोई खतरा है कोई पार्टी, तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। हमारे प्रदेश की मातृशक्ति अपनी सुरक्षा को खतरे में कभी नहीं डालेंगी। वो अगर साइकिल का बटन दबा दें तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कमल का बटन दबाने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए कमल खिला रही हैं, इसलिए सपा को हरा रही हैं, इसलिए गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए हम लोगों को सपा की सरकार के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करना पड़ा था।
तब जाके इन अपराधियों पर हम अंकुश लगा पाए। धन्यवाद। अब असल सवाल यही उठ रहा है कि अगर यह सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी तो फिर इसमें संगठन के इतने बड़े फैसले पर चर्चा क्यों हुई, और अगर यह एक आधिकारिक कोर कमेटी की बैठक थी तो फिर मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में इसे आयोजित करने की जरूरत क्यों पड़ी। यही वजह है कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग इसे पार्टी के अंदर चल रही खींचतान से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे शक्ति संतुलन में बदलाव के संकेत मान रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम अब सिर्फ सहयोगी की भूमिका में नहीं रहना चाहते, बल्कि संगठन और सरकार में दोनों में अपनी मजबूत पकड़ दिखाना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार के कामकाज के साथ साथ हाल के घटनाक्रम पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल लखनऊ में हुई इस बैठक में यूपी की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। यह सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि कई बड़े सवालों को जन्म देने वाला घटना बताया जा रहा है। क्या यह महज एक सहयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है, या तो आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगा। लेकिन इतना तय है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की आवाज पर हुई इस बैठक ने सत्ता के गलियारों में हलचल जरूर पैदा कर दिया है, और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।